इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल की, जिसमें हमारा केंद्र में मुद्दा रहेगा महिला और बच्चों का विकास। दरअसल 11 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है जब कोई जमीनी बदलाव लाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा सकती है। तो जब बात महिलाओं की और बच्चों की हो तो सरकार कितना कुछ बदल पाई है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी आपका। मंत्री जी, 11 सालों में क्या लगता है आपको, आप स्वयं एक महिला हैं और जब महिला और बच्चों के विकास की बात होती है तो एक जो संवेदनशीलता होती है वो चाहिए होती है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की क्या रही? देखिए, इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं और जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्रालय में उन्होंने जो परिवर्तन किया है, मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य, इन 3 मिशनों के माध्यम से अगर हम बात करें मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, तो उसके माध्यम से न सिर्फ बच्चों को हमें भोजन देना है बल्कि कुपोषण से मुक्ति और बच्चों की थाली में एक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में हम 10 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, लगभग 8 करोड़ हमारे बच्चे हैं। तो जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उसकी बुनियाद उस आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू होती है। मिशन शक्ति के माध्यम से हमारा सखी निवास है, PMMBY जो बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें हम जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको हम उसमें सहायता देते हैं। 5,000 हमारे विभाग की ओर से और 1,000 हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, और जब सेकंड गर्ल चाइल्ड हो तो उसमें फिर 6,000 हम देते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उपलब्धि हमारी उसमें रही है। लगभग 19,000 करोड़ रुपया PMMBY के लाभार्थी को हमने दिया। उसी तरह वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर में जो संकटग्रस्त महिला है उसमें वो आ सकती हैं, वो रहकर वहाँ पर उनको हर तरह की सुविधाएं या उसको मदद, लीगल अगर मदद चाहिए तो हम उसकी लीगल मदद करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर पुलिस की, तो उन सारी सुविधाएं वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से करते हैं। उन्हें टेम्परेरी शेल्टर होम के रूप में भी वो वहाँ पे रह सकती हैं। और उसके साथ ही साथ मिशन वात्सल्य है जो बच्चों से संबंधित है। तो बच्चों को एक सुरक्षित बचपन कैसे मिल सके, जो ऑर्फन है, सरेंडर्ड है, अबेंडेंट है, वैसे बच्चों को, या फिर जो बच्चे कानून के गिरफ्त में आते हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए भी हमने विशेष रूप से होम्स की व्यवस्था की है जिसमें वो बच्चे रहते हैं। उसके साथ आप देखें तो जो फास्ट ट्रैक किट, निर्भया फंड के माध्यम से हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की। तो इस तरह 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिला बाल विकास विभाग ने बच्चे और महिला से संबंधित बहुत सारे इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। ये तो एक सामूहिक अप्रोच दिखाता ही है, खासकर समर्थ और संबल के माध्यम से किस तरीके से मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला की तरह सामने आया। ये एक सोच दिखाती है सरकार की, लेकिन सरकार के सोच के साथ साथ ये भी हमने देखा है मंत्री जी की किस तरीके से एक टीम की तरह पूरी सरकार महिलाओं के लिए काम करती है। मतलब इतने सारे 45 या 49 मंत्रालय मिलकर जेंडर बजटिंग में साथ आ रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम किस किस स्तर पर हमको काम कर सकते हैं। ये जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च हुआ है, कैसे ये भी काम करेगा और कैसे सब मंत्रालय मिलकर एक संगठित रूप से काम करते हैं? अभी ठीक आपने कहा, 49 मंत्रालय, 49 मंत्रालय भी इसमें शामिल हुए हैं जेंडर बजटिंग का। तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जो सोच है, तो महिलाओं को हर तरह की सुविधाएं मिल सके, उनके लिए इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, पूरे बजट का अगर हम देखें तो 8.86% पूरे बजट का जेंडर बजट है। तो निश्चित रूप से बहुत आमूलचूल परिवर्तन इससे होगा। और आज हम देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये 11 वर्षों में ही ये हमें देखने को मिला कि आज हमारी महिलाएं रक्षा से के क्षेत्र से लेके
सीधे किसान, हमारी जो गांव में जो गृहिणियां हैं, जो किसान हैं, आज वो भी चाहे लखपति दीदी की बात करें, ड्रोन दीदी की बात करें, या फिर मुद्रा योजना के तहत अगर हम लाभार्थी की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है। और जेंडर बजटिंग के माध्यम से हमें ये फायदा मिलेगा कि सभी डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ राज्यों को भी हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि वो भी उनसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जी, मतलब प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन एक मुद्दा एक है जिसको लेकर आज भी चिंता होती है, वो है कार्यबल में महिलाओं की संख्या। मतलब आज अगर हम देखें तो 42% कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है, जबकि अगर हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, हमको ये भागीदारी बढ़ाकर 70% करनी होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, या फिर इसको हासिल करने को लेकर भी आत्मविश्वासी है सरकार? महिला के नेतृत्व में विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी हेतु अभी हमने जो एक मिशन पालना के साथ साथ क्रैश की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कम क्रैश की व्यवस्था, ताकि जो कामकाजी महिलाएं हैं अपने बच्चों को वहां रखकर वो काम के लिए जा सकती है। उसी तरह से जो हमारा सखी निवास है वहाँ पर भी हमारी महिलाएं रह सकती है। और साथ ही साथ अभी स्पेशल असिस्टेंट के तहत हम लोगों ने सभी राज्यों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के लिए भी स्वीकृति दिया है, ताकि हमारा लक्ष्य बढ़ सके। जो हमारा जो एक उद्देश्य है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, तो उसके लिए जो हॉस्टल की स्वीकृति हुई है, निश्चित रूप से उनके लिए एक सुरक्षित स्थान रहेगा। उसके साथ सी बॉक्स पोर्टल की बात हम करेंगे, पॉस एक्ट के तहत सी बॉक्स पोर्टल, ताकि कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। और सी बॉक्स पोर्टल के तहत भारत सरकार के सभी विभाग ऑनबोर्ड हो चुके हैं। और हमने जो प्राइवेट सेक्टर में है भी है, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें ऑनबोर्ड हो रहा है। तो उसमें दो तरह की कमिटियां होती है, इंटरनल कमेटी भी होती है और लोकल कमेटी होती है। तो उस कमेटी के माध्यम से चूँकि जब अगर किसी के साथ किसी भी तरह की जो महिलाएं काम कर रही हैं, सेक्सुअल कोई परेशानी होती है, तो वहाँ पे वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है। और बिल्कुल वो कंप्लेन बिल्कुल सार्वजनिक नहीं होता है, और उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। उसको हम अपने स्तर से भी, हम लोग डिपार्टमेंट के स्तर से भी उसको मॉनिटरिंग करते हैं। 181 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी हम कहीं भी अगर कोई संकट में फंसी महिला है, उसमें अगर वो फ़ोन करे तो तुरंत उनकी सुनवाई होती है। और 112 के साथ इंटीग्रेटेड है, ताकि उनको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। तो इस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव डिपार्टमेंट की ओर से पिछले 11 वर्षों में लिए जा रहे हैं, ताकि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और जो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रह सके। सरकार के द्वारा आप देखें तो चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, लखपति दीदी हो, तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाएं आगे बढ़। बिल्कुल, और जहाँ भी केंद्र सरकार की कोई योजना होती है तो उसमें केंद्र में महिलाएं होती हैं, ये तो नज़र आता है। बस आंकड़ों में उनको परिलक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक बदलाव की एक बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी लेकर आए जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 में आगे लाया गया। हमने देखा कि किस तरीके से उसके बाद कुछ ज़िलों में और राज्यों में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल आया सेक्स रेशियो में। लेकिन उसके बाद ये भी देखा गया कि बहुत सारी जगहों पर जो उछाल आया वो बरकरार नहीं रह सका। तो सरकार की ओर से ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लिंगानुपात को बेहतर बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो असर लगातार दिखाते रहें? बेटी बचाओ बेसिकली ये एक अभियान है। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। और आज आप देखेंगे तो SRB का डेटा अगर हम देखते हैं तो जहां 14 के पहले 918 था, अभी बढ़ के 930 हुआ है। लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और उसके माध्यम से जन जागरूकता हम फैलाते हैं और लोगों को सेंसिटाइज करके कि बेटी बोझ नहीं है। अब बेटियों के जन्म पे लोग उत्सव मनाते हैं अब। और उसके साथ साथ जैसे PMMBY जो जैसे पहले हमने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, कई योजनाओं की शुरुआत उस समय हुई जिसके वजह से आज हम देखें तो शिक्षा विभाग में भी अगर हम देखेंगे यूडाइस के हिसाब से जो बेटियों का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, तो
तो वो भी काफ़ी बढ़ोतरी, लगभग 75% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से अब ये जागरूकता समाज में बढ़ी है और अब बेटियों को, बेटियां आगे बढ़ रही है। आगे अगर बढ़ के देखें तो स्टेम के क्षेत्र में भी अब बेटियां आगे बढ़ी है, रक्षा के क्षेत्र में भी बेटियां आगे जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है और क्रमशः ये चूँकि अभियान है इसलिए ये चलता ही रह रहा है। तो हमारा ये काम है कि विभाग की ओर से लगातार जन जागरूकता फैलाकर हम लोग नीचे स्तर तक, पंचायत स्तर तक ये प्रयास करते हैं कि लोग इस चीज़ों से जागरूक हो और ये अभियान ये चलता रहे। मंत्री जी, जब हम बात करते हैं महिलाओं की तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है महिलाओं से जुड़ा हुआ, वो है महिला सुरक्षा और बच्चों का यौन शोषण। जो मामले अखबारों में सुर्खियां बनते रहते हैं, सरकार का नियंत्रण के प्रयास है, लेकिन एक बड़ी सोच जो ये भी महसूस की जाती है कि अगर कन्विक्शन रेट बेहतर होगा तो शायद हम इन पर और ज़्यादा लगाम लगा सकते हैं। कानून तो कड़े हो रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट को भी बेहतर करने की दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं? अभी आपने देखा कि अभी 3 नए कानून आए और इन 3 नए कानूनों में बहुत ही जो यौन उत्पीड़न हो या हिंसा हो, इससे संबंधित बहुत कड़े कानून इसमें इसका प्रावधान किया गया है। और लगातार चाहे फिर इसके अलावे फिर हमारा जैसे पॉस के तहत मैंने सी बॉक्स के बारे में भी चर्चा की, या फिर इस कानून के माध्यम से फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हो, निर्भया फंड के तहत जो हमने इस्टेब्लिश किया है। तो हमें लगता है कि लगातार भारत सरकार की ओर से ये प्रयास हो रहा है कि जो समस्याएं ये लगातार आ रही है, चाहे यौन उत्पीड़न का मामला हो या तो उससे संबंधित लगातार प्रयास हो रहे हैं कि बेहतर और किया जा सके। और हम इसके लिए राज्यों से भी संपर्क करके कि जो कानून बनाए गए हैं उस कानून का हम सख्ती से पालन करें और कानून के साथ साथ जागरूकता भी, लोगों के अंदर जागरूकता फैले, इस दिशा में भी हम काम करें। मंत्री जी, सरकार की एक सोच ये भी है कि फॉरेंसिक्स पर जोर दिया जाए, इस पर बहुत काम भी हो रहा है सरकार के द्वारा। इस दिशा में माना जाता है कि कन्विक्शन रेट बेटर भी हो सकता है, लेकिन निर्भया फंड भी यूज़ किया जा रहा है और उसको लेकर ये ज़रूर सवाल उठते हैं कि कहाँ यूज़ हो रहा है। तो किस तरीके से इस फंड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? निर्भया फंड के माध्यम से हम कई योजनाएं हम चला रहे हैं। लगभग ये नॉन लैप्सेबल फंड है निर्भया फंड, और इसके तहत सिप सिटी प्रोजेक्ट बड़े शहरों में, ताकि वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको हर तरह की सुविधाएं मिले, उसके लिए कई योजना, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन, पिंक टॉयलेट, पिंक ऑटो के साथ साथ पैनिक बटन, तो इस तरह की सेफ सिटी प्रोजेक्ट का काम हमारा चल रहा है। लगभग 49 योजनाएं उसमें चल रही हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ। फिर फॉरेंसिक की बात आपने की, तो फॉरेंसिक के लिए भी लैब भी हमने इस्टेब्लिश किया है, ताकि जो दिक्कतें होती थी जब घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट उससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से उसमें तेज़ी आएगी। तो कई जगह फॉरेंसिक लैब की भी स्थापना की गई है, कई रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। उसी तरह थाना के अंदर भी हम महिला पुलिसिंग की व्यवस्था, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई उसके माध्यम से। तो ये प्रयास होता है कि किस तरह से जो क्राइम है, महिला हिंसा है, उसको रोका जा सके। तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजर अलग अलग तरीके से अपनाए जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ महिला निर्भया फंड के माध्यम से ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। यानी कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को उससे लाभ हो सके। पिछले साल यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जिसमें 20 देश थे दुनिया के जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है कि इन 20 देशों के 5 साल की कम उम्र से बच्चे वो गंभीर खाद्य गरीबी से जूझ रहे हैं। सरकार जब एनडीए की बनी तो उसके बाद पोषण को एक अभियान बनाया गया। अब पोषण 2.0 चल रहा है, लेकिन पोषण से जुड़ी समस्याएं ज़मीनी स्तर पर भी कितनी बड़ी हैं
आपने क्या देखा, तस्वीर कैसी है, कैसे हम इसे काबू में कर पाएंगे? मतलब आपका जो पोषण 2.0 है ये कितना कारगर हो पाएगा कि हम इन 20 देशों की सूची से बाहर आ सकें? देखिए, पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही कुपोषण मुक्त भारत की बात करते हैं और निश्चित रूप से उस दिशा में हम काम भी करते हैं। पोषण 2.0 बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसके माध्यम से जो हमारे लाभार्थी हैं कि बच्चों को सिर्फ हम एक तरफ हमारे साथ दो चैलेंजेस है, एक तरफ कुपोषण है तो दूसरी ओर हमारे जो ओबेसिटी है, चाइल्ड ओबेसिटी है, तो कैसे बैलेंस किया जा सके, तो उनका थाली कैसे बैलेंस हो, डाइट बैलेंस हो। तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का भोजन मतलब उनको उनका पेट भरना है, बल्कि बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके, पोषण युक्त भोजन मिल सके, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और मिशन पोषण 2.0 उसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र है, 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हुई है। उसमें आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर पोषण वाटिका की भी व्यवस्था हमने की है, पोषण वाटिका के माध्यम से कि ताकि उनको हरी फल सब्जियां मिल सके। हमने सीजनल फल सब्जी के लिए उसके साथ साथ मिलेट के लिए भी उसमें उनके डाइट में उसको इंक्लूड करने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। तो अलग अलग तरीके से और रीज़न वाइज कि जो बच्चे जो खाएं तो उसका स्वाद उस रीज़न के हिसाब से वो उसको तैयार करें। तो इसके तहत ये इंस्ट्रक्शन भी गया है और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है और ये हमारा प्रयास है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाए। और बच्चों के साथ साथ हम जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर लैक्टेटिंग जो धात्री माताएं हैं, उनको भी THR के माध्यम से सप्लीमेंट्री फूड हम देते हैं, ताकि जब स्वस्थ बच्चे जन्म होंगे तभी हम विकसित भारत की हम संकल्पना करते हैं। तो बच्चों का नींव मजबूत हो उसके लिए और जागरूकता भी फैलाते हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी बहनें हैं, वर्कर हैं, उनको हम पोषण ट्रैकर ऐप जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के उनको देते हैं कि कैसे उनको आप जागरूक करेंगे, उनको कैसे प्रोटोकॉल का आप पालन कराएंगे। इस तरह के प्रयास हमारा पोषण माँ और पोषण पखवाड़ा जो 2 बड़े इनिशिएटिव है, करोड़ों एक्टिविटीज़ उसमें होते हैं। इस बार तो हमने ओबेसिटी को भी इस थीम में लिया है कि आप कैसे बच्चों को किस तरह का आप खाना खिलाएंगे, जंक फूड नहीं देना है। तो इस तरह के जन जागरूकता के माध्यम से भी हमें लगता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है और करोड़ों एक्टिविटीज़ हुई है, लोग उसमें शामिल होते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, उसका असर भी हमें दिख रहा है। पोषण की बात हम कर रहे हैं, बच्चों से जुड़ा एक और सवाल जो मैं एडॉप्शन को लेकर पूछना चाहूँगी, क्योंकि गोद लेने वाले लोग भी बहुत सारे हैं जो इच्छुक हैं, गोद लेना चाहते हैं, बच्चे भी हैं बहुत सारे जिनको गोद लिया जा सकता है, एक आश्रय दिया जा सकता है, घर दिया जा सकता है। लेकिन एक बात जो महसूस की जाती है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है इसको लेकर। क्या सरकार की ओर से प्रयास सही लगते हैं कि जो इतनी देर लग रही है बच्चों को गोद लेने में, इसको कहीं कमी की जा सकती है? सही आपने कहा कि पहले बहुत ज़्यादा प्रक्रिया बहुत लेंदी था, अभी हमने उसको सरल करते हुए जो JJ एक्ट है, JJ एक्ट में भी चेंजेस हुए हैं। उसके साथ साथ हमने जो जिला में मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को इसको अधिकृत हमने किया। पहले राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होती थी, जिसके वजह से थोड़ी समय भी ज़्यादा समय लगता था। तो जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट को हमने इस पर ज़्यादा उनको उसमें अधिकृत किया है। एक केयरिंग पोर्टल जो कारा के में जिसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि केयरिंग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें जो इच्छुक हैं बच्चे लेने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उसके लिए हमने इसकी शुरुआत की है। मंत्री जी, देखें तो बड़े ऐतिहासिक कानूनी सुधार NDA सरकार लेकर आई है, जिसमें 3 तलाक तो है ही, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा। जब हम राजनीति में आप जैसी महिलाओं की बात करते हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं, उन्हें आप जैसे ओहदों पर आने का और अवसर मिल सकता है। एक महिला मंत्री होने के नाते आपकी इसको लेकर क्या राय है, क्या बदलाव हो सकता है? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पिछले कई दशकों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए कई बार ये लोकसभा
के पटल पर आया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की ओर था कि ये एक बहुत ही अच्छा ये बिल पास हुआ है। और निश्चित रूप से इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पंचायत से लेकर संसद तक। अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो संकल्पना है, अब महिलाएं डिसीजन ले पाएंगी। तो अब हर क्षेत्र में जिस तरह से इन 11 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें मूल में केंद्र में महिलाएं होती हैं। तो इसी से आज ये अक्सर हम सब देखते भी हैं कि हर एक क्षेत्र में, चाहे हम शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे स्पेस की हम बात करें, तो हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं। और बेहतर भविष्य का और साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। हाँ, लेकिन मंत्री जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बहुत कुछ अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आपके मंत्रालय के आगे आपको क्या लगता है, कौन सी है जिसको पार पाना अभी बाकी है? आज के समय में अभी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को, उस योजना को नीचे तक पहुंचाना, उसको सही ढंग से आम जन के भी, जो हमारे टारगेट, जो लक्षित समूह हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचाना और उनको जिनके लिए ये योजनाएं बन रही है उन तक पहुंचाकर, जो आज हम देखते हैं, चाहे कुपोषण की हम बात करें आज, तो निश्चित रूप से कुपोषण मुक्त भारत बने इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ये, चाहे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की हम बात करते हैं, मिशन पोषण की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये रहता है कि हम राज्यों के साथ मिलकर, जो एक बड़ी हमारे लिए चुनौती भी होती है बहुत समय, कि राज्यों के साथ मिलकर जो सरकार, भारत सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उनके साथ मिलकर हम नीचे तक पहुंचाएं और हमारे लक्षित समूह को हम उसका लाभ सही से हम दे पाएं। आप स्वयं देखें तो आपका अपना जीवन सफ़र, आप भी आज एक ओहदे पर पहुंची हैं, तो आप कभी एक गृहिणी हुआ करती थी, वहाँ से आज आप एक महिला एवं बाल विकास मंत्री बन गई हैं। और जाहिर है कि जो हमारे देश की महिलाएं आपको देख रही हैं, आपसे प्रेरणा भी ले रही हैं। आपका जीवन सफ़र में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव रहे जिन्होंने आपको आज आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करते हैं? देखिए, मेरा शुरू से, मतलब चूँकि मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में एक एक छोटे से गांव से उठ के मैं यहाँ पे आई हूँ, तो पता नहीं, ये तो एक ईश्वर की कृपा रही कि आज यहाँ पे पहुँचकर करोड़ों लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन जिस परिस्थिति में आए, चूँकि मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद हमें पॉलिटिक्स में मैं आई, तो उसके बाद से लगातार हमारे लिए चुनौती कि हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को एक और बच्चे, एक और हमारा ये राजनीतिक और ये सामाजिक दायित्व, तो दोनों को बैलेंस करके चलना ये मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन समय के साथ मेरे माता पिता का भी सहयोग रहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा, तो आज धीरे धीरे करके फिर वो राज्य की राजनीति से केंद्र तक पहुंचने का सफ़र आसान हो गया। तो ऐसा हमें लगता है कि जिस लक्ष्य को लेके हम चलते हैं, अगर ईमानदारी के साथ उस पर अगर हम करें, तो निश्चित रूप से वो कोई दिक्कत नहीं होती। और उस परिस्थिति में, अभी के समय में, तो हम, जो हमारी पीढ़ियों ने जो झेला, आगे की पीढ़ी न झेले। आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं और हमें लगता है कि आज उनको ये परेशानी नहीं होगी जो हमको झेलना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का स्नेह, लोगों का रहा कि आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ तक आज मैं पहुँची हूँ। तो इसमें माता पिता, गुरुजनों का भी आशीर्वाद रहा और एक हमेशा से ये एक लक्ष्य था कि जिसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ और जो दायित्व हमें मिला है, उस दायित्व का निर्वहन ठीक से करूँ। तो वही जो आपने पहले भी बात कही, ईमानदार प्रयास सरकार भी कर रही है और अपने जीवन में को लगता है हर नागरिक अगर करता है तो आपके जैसे लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाता है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं एनडीए सरकार को और आपको कि ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है, इसको लेकर महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें वक्त से पहले हासिल भी किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।